हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज सुपर टेट का सेकेंड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने के लिए आपके बीच में लाया गया है, तो उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज के प्रैक्टिस सेट को अपीयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस नए होंगे जो आप पहली बार देखेंगे। लास्ट प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट का स्टैंडर्ड था इस बार भी लगभग उसका ख्याल रखा गया है और सभी यूनिट्स को कवर करते हुए, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए सारे एरिया से सवालों को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिएगा आप कि सवालों को बहुत सीरियसली करेंगे, आप जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ कर आंसर करेंगे। ये सारे के सारे एग्जाम आधारित क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आप अगर सोच पा रहे हैं कि ये केवल सुपर टेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, तो मैं आपको और क्लियर कर दूं, हाँ जी, ये बात सच है कि यह टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके एस टेट के लिए तो तैयार ही किया गया है, लेकिन ये आपकी हेल्प करेगा खास तौर से एमपी टेट में, जो कि बहुत ही जल्द एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। और एक खास बात और आपको बता दें, आप सबके लिए खुशखबरी है कि जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, सी टेट की एग्जाम 5 जुलाई जो प्रस्तावित थी वो 99% पोस्टपोन्ड होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर लगातार वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए, लगातार सीखते रहिए नई नई चीजें मेरे साथ मेरे चैनल पर। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, चलिए उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पूर्व फिर से आप अपने मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए और सिर्फ 2 पंक्तियां आपके लिए कि कह दो हवाओं से, कह दो आंधियों से, हवाओं से कह दो आंधियों से, इस बार मेरे हौसले हिमालय हो गए हैं। राइट, तो अभिप्रेरित होते हुए देखते हैं। तो आप सब तैयार हैं प्रैक्टिस सेट के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाएगा? राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप देखेंगे प्रश्न 1 कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाएगा। बेहतर आप खुद समझते होंगे, अच्छा, अच्छे से ज्यादा बेहतर, सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग किया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझिए, हो सकता कि बाकी के तीनों चारों ऑप्शंस आपके अच्छे हों, लेकिन उन अच्छों में भी सबसे अच्छा कौन है, सुपीरियर, उसको फाइंड मुझे करना होगा। बेहतर शब्द पर ध्यान देंगे आप। राइट, बेहतर। ऑप्शन ए कह रहा वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी कह रहा प्रदर्शन, ऑप्शन सी कह रहा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और ऑप्शन डी कह रहा उपर्युक्त सभी। राइट, शायद समझ पाए होंगे आप। अगर इस सवाल में बेहतर शब्द को समझेंगे तो इसका मतलब सबसे पहली चीज, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि डी होगा। यहां ज्यादातर बच्चे इस चीज को गलत करेंगे, क्योंकि अगर उपर्युक्त सभी होते तो बेहतर शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है। तो सब, लेकिन इन सब में मैंने पहले ही बोल दिया सबसे अच्छा कौन सा है, आप क्लियर करें। राइट, आपका आंसर होना चाहिए सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। कल का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है जिसमें सृजनात्मकता आपको पढ़ाया था,
आप उसको बार बार से देख सकते हो। उसमें समस्या समाधान के लिए जितना अधिक से अधिक बच्चों को चांस देने की बात कही गई, बच्चों को मौका देने की बात कही गई है, वो सीखने का सबसे अच्छा काम है, समझिए, चाइल्ड सेंटर्ड में। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ये बहुत ही बेहतरीन होगा, राइट। इसलिए यही आपका सही होगा। क्लियर हुआ? सही का मतलब सारे ही सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? सबसे अच्छा सी हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आप यहां पर उपर्युक्त सभी को भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप सबका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। बी ऑप्शन, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। सी ऑप्शन, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना। डी ऑप्शन कह रहा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। आप आंसर करिए। ऑप्शन ए, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर उपचारात्मक शिक्षण होता है, राइट। और उनकी पहचान करना यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, अब देखेंगे शायद ये भी कम इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन कह रहा बालकों को धीमी गति से सीखने, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। लेवल करना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। डी कह रहा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, बिल्कुल सही होगा आपका डी ऑप्शन, राइट। जीवन जीने के लिए, प्रोडक्टिव जीवन जीने के लिए, और शायद प्रोडक्टिव जीवन जीने के लिए ही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि हर एक बच्चा जीवन जीने के लिए तैयार हो सके। तो डी विल बी राइट। क्लियर हुआ? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? वैसे तो दंड को अच्छा नहीं माना गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, लेकिन फिर भी दंड, सकारात्मक दंड की बात करी जा रही है और पूछा जा रहा कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा मित्रों द्वारा उपहास। बी ऑप्शन कह रहा मीन मेख निकालना। सी ऑप्शन कह रहा मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। और डी कह रहा उपयुक्त सभी। आप देखेंगे शायद सकारात्मक की बात चल रही है, इसलिए डी को क्रॉस कर दीजिए आप। उपयुक्त सभी नहीं होगा यहां पर। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये भी नहीं होगा यहां पर। और मीन मेख निकालना ये भी नहीं होगा। इनका सकारात्मक दंड से कोई मतलब नहीं है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मित्रों द्वारा उपहास, राइट। जब मित्र किसी बच्चे का, साथी का उपहास उठाता है, या यूं कहिए ऐसे कहता कि एग्जाम निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो सोच लेना वो इस चीज को कैसे सोचने लगता है, इसको पॉजिटिव सोचने लगता है, राइट। तो ये भी एक दंड है जिसे क्या कहा गया? सकारात्मक दंड कहा गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए, मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन बी, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन सी, बोध अथवा समझ बढ़ाने की तकनीक से। डी कह रहा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आप आंसर करें। मन के मानचित्रण की बात करी जा रही है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझिए। कौन सा सही होगा? मन का चित्र बनाने से ये नहीं सही होगा आपका, राइट। बी कह रहा साहसिक कार्यों से, ये भी यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बोध अथवा समझ बढ़ाने की तकनीक, तो आपको पता है
कि मन से बात चल रही है और अंडरस्टैंडिंग की बात, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से डी विल बी राइट। सी आपका सही नहीं होगा, डी सही होगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक ऐसी टेक्निक है, कह सकते हो आप, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या करते हैं, मन को ज्यादा एक्टिव करते हैं। मन का जो हमारा मन की क्रियाशीलता है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज से संबंधित है आपका मन का मानचित्रण। आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन ए, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन बी, गणितीय खेलों का सृजन करना। ऑप्शन सी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन डी, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। आंसर करिए आप। आया हुआ क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित की लंबी आकृति किस पर संकेत करती है? हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, आप सोच सकते हो लेकिन होगा नहीं, ये रॉन्ग है ये। बी कह रहा गणितीय खेलों का सृजन करना, आकृति की बात चल रही तो खेल से भी इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये बिल्कुल सही होगा आपका, सी विल बी राइट, और डी आपका गलत होगा। राइट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में खास तौर से गणित की लंबी आकृति एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने का संकेत करती है। राइट, ये लंबी आकृति हुई। लंबी आकृति का मतलब केवल ऐसा नहीं कि एक आपने डिजाइन से कोई आकृति खींच दीजिए, नहीं। लंबी आकृति का मतलब हुआ इसी आकृति के ऊपर एक और कोई आकृति डिजाइन कर देना। ये क्या हो जाएगा आपका? गणित की लंबी आकृति का संकेत एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना हो जाएगा, लंबी आकृति की ओर बढ़ेगा ये। राइट, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा ध्यानाभाव अतिक्रियाशील विकार, एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसेक्टिविटी ऑर्डर होता है। बी है आपका आत्म विमोह, ऑटिज्म। सी कह रहा पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। डी कह रहा प्रमस्तिष्क घात, सेरेब्रल पाल्सी। तो यहां पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिए आप, कौन सा उदाहरण नहीं है, यानी अब है किसका नहीं? विकासात्मक विकार, बच्चे में जो विकासात्मक विकार होते हैं, दोष होते हैं, उससे संबंधित कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा। राइट, तो ध्यानाभाव अतिक्रियाशील विकार ये तो है, सच पूछा जाए। ये किससे संबंधित है आपका? विकासात्मक विकार से संबंधित है ये। ऑटिज्म, हाजी स्वलीनता है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रल पाल्सी ये तो डायरेक्ट है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट। ये तनाव है, ये मानसिक विकार से संबंधित नहीं है। राइट, मन के विकार से संबंधित कोई विकार नहीं होता, ये एक स्ट्रेस होता है, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालयों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित होता है। समावेशन, समावेशी शिक्षा आपने बहुत पढ़ी होगी। अब पूछा जा रहा समावेशन मुख्य रूप से किस बात पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन बी कह रहा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। सी कह रहा संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। डी कह रहा विद्यालय में
निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए शॉर्टटिक काम करती है आपकी। कौन कौन से शब्द होते हैं जिनको ऑप्शन में होने पर वो ऑप्शन नहीं चुने जाते, तो आपको पता मिल गया होगा, केवल ये गलत हो गया। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, एक ऐसी एजुकेशन प्रणाली जिसमें सभी बच्चों को अधिगम कर्ता मानते हुए, न तो सामान्य ना ही विशिष्ट, अलग अलग कैटेगराइज नहीं करते हैं, और यह माना जाता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, इसलिए सबको सीखने सिखाने के समान अवसर, याद रखना, सबको सीखने सिखाने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ना कि सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। समान शिक्षा नहीं, शिक्षा के समान अवसर, राइट। तो यहां पर केवल निर्योग्य, इसका मतलब सामान्य को छोड़ा जा रहा, तो एक आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। हम इसे सोच सकते हैं, क्योंकि जब से समावेशी का प्रोसेस हमारे बीच आया है, समावेशी एजुकेशन का, तब से हम इस पर विशिष्ट श्रेणी को मानने लगे। और विशिष्ट कौन? सारे बच्चे विशिष्ट। सी कह रहा संपूर्ण कक्षा की कीमत पर। अरे ऐसा हो नहीं सकता कि संपूर्ण कक्षा की कीमत को दांव पर लगाओ और निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करो। जी नहीं, ये भी पूरी तरीके से गलत है। आप देखेंगे भाषा पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, गलत है ये। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों, निरक्षर 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 अभिभावकों से कोई इसका मतलब नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधान, छोटी से छोटी तैयारियां करते हुए उनके बच्चों को या उन बच्चों को शिक्षा में शामिल करना, राइट। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित, संवेगात्मक बुद्धि, राइट, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है आपका, और पूछा जा रहा है कौन सा संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, नहीं है, नहीं है पूछा गया। एक कह रहा गतिक प्रकरण, इमोशनल इंटेलिजेंस से बात चल रही है और गतिक प्रकरण का यहां इसका कोई रेफरेंस नहीं निकलेगा। बी कह रहा समानुभूति देना, बिल्कुल सही होगा ये, बी आपका राइट होगा। सी कह रहा विचार करना, डी कह रहा याद करना, इसका मतलब ए गलत है आपका, सी गलत है आपका, और डी भी आपका गलत है। समानुभूति, अब समझिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक सहानुभूति होता है, एक समानुभूति होता। तो यहां पर किसकी बात चली? समानुभूति की बात चली, यानी सहानुभूति में हम दूसरे के साथ होते हैं, दूसरे के साथ में होते हैं, राइट। लेकिन समानुभूति का मतलब होता दूसरे के कष्टों को, दूसरे के परेशानियों को अपनी परेशानियां मानने लगते हैं। ये क्या होता है आपका? ये समानुभूति होता है, राइट। तो ये किससे संबंधित है? ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। आप खुद समझते होंगे कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्कूल चलो अभियान 1986 में, 1994 में, 1996 में, 2002 में स्कूल चलो अभियान। ये भी प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा को, या यूं कह सकते हो प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता पर आधारित एक अभियान था, जिसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा 1996 में किया गया था, 1996 में, राइट। क्लियर हुआ? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन है। व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर यह कथन है आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर। तो इसका मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल घटना है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही होता है। बट ये कहा किसने है? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी कार्ल यूंग ने, ऑप्शन सी टाइलर ने, ऑप्शन डी गाल्टन ने। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है टाइलर का।
राइट। लेकिन गाल्टन के विषय में अगर बात की जाए तो समझिए, गाल्टन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वैयक्तिक भिन्नता पर चर्चा की है, वैयक्तिक भिन्नता का पता लगाया। अगर ये सवाल बनता है कि वैयक्तिक भिन्नता का सबसे पहले पता किसने लगाया, अध्ययन किसने किया, तब किसका नाम आएगा, गाल्टन का आएगा। लेकिन ये परिभाषा किसकी है, ये टाइलर की है। क्लियर हुआ? चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रूनर ने चिंतन का कौन सा स्तर नहीं दिया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ब्रूनर पढ़ा होगा। चिंतन के 3 स्तर बताए हैं, अब कह रहा नहीं दिया, इसका मतलब ये बात सच है, 3 दिए होंगे और 1 नहीं दिया होगा। ए ऑप्शन है आपका इनएक्टिव, बी ऑप्शन है आपका एक्टिव, सी ऑप्शन है प्रतीकात्मक और डी ऑप्शन है आपका अनुप्रतीकात्मक। तो सच पूछा जाए, ब्रूनर ने इनएक्टिव चिंतन का स्तर दिया है, प्रतीकात्मक चिंतन का स्तर दिया है और अनुप्रतीकात्मक चिंतन का स्तर दिया है। एक्टिव का नहीं दिया है, एक्टिव प्रकार का कोई चिंतन का स्तर ब्रूनर ने नहीं दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव ही होगा। ठीक है, सही आंसर, ब्रूनर ने चिंतन का कौन सा स्तर नहीं दिया, तो डियर स्टूडेंट्स एक्टिव से नहीं संबंधित है, इनएक्टिव से हैं, प्रतीकात्मक से हैं और अनुप्रतीकात्मक से हैं। राइट। इनके विषय में डिटेल जानकारी आपको ब्रूनर के लेक्चर में मिलेगी, मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, बहुत ही जल्द मैं ब्रूनर की थ्योरी चैनल पर अपलोड करूंगा। राइट, तब आप इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन ए पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, बी ऑप्शन पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, सी कह रहा है आपका पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992, डी कह रहा है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 99। अब सब पूछा जाए ये किससे संबंधित है, ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, ये कानून बनाया गया है। तो ये कानून किस अधिनियम से, कौन से ईयर के अधिनियम से संबंधित है, आप इसका पता लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए और बी और सी के अकॉर्डिंग, डी के अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा आपका कौन सा सही होगा, बी राइट होगा। राइट, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 ये किससे संबंधित है, ये देश के सभी अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है जो कि दिव्यांग है, किसी ना किसी रूप में जो दिव्यांग है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसको शामिल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, CWSN है, पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं आप इसे, CWSN है। ऑप्शन ए क्लास वर्क सुपरविजन नॉर्म्स, बी ऑप्शन कह रहा क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स नॉर्म्स, सी कह रहा है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, डी कह रहा है चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड। आप आंसर करें इसका, क्या राइट आंसर होगा, CWSN। आपको पता होगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस टर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, वो बच्चे जिनको खास जरूरत है, खास आवश्यकताएं हैं जिनकी, उनके लिए इस टर्म का प्रयोग किया गया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे अब आप समझेंगे समावेशी शिक्षा में शामिल किए जा रहे हैं। राइट, और इनके बैठने का एक प्लान भी है, यू आकार में इनको बिठाया जाता है, टीचर बीच में बैठता है। अगर पूछा जाए CWSN क्लासरूम कैसे अरेंज की जाएगी, तो यू आकार में अरेंज की जाएगी, टीचर बीच में होगा और ये बच्चे सारे ऐसे बैठे हुए होंगे। राइट, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। 21वीं सदी की बात चल रही है, यूनेस्को ने क्या शीर्षक दिया था शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का। ऑप्शन ए टुवर्ड्स ह्यूमन एंड इनलाइटेन सोसाइटी, बी ऑप्शन का टुवर्ड्स लर्निंग सोसाइटी,
सी ऑप्शन करा लर्निंग द ट्रेजर विद इन, और डी ऑप्शन करा लर्निंग टू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? रक्षा युक्तियों का पूरा चैप्टर अपलोड है। पहला कह रहा प्रक्षेपण, बी ऑप्शन कह रहा दमन, सी ऑप्शन कह रहा युक्तिकरण, और डी ऑप्शन कह रहा अस्वीकरण। आप देखेंगे किस अहम रक्षा युक्ति, तो यहां पर दो चीजें समझने की बात करिए। एक तो रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता कौन है, तो अहम अपनाता है, राइट। के अंतर्गत व्यक्ति करता क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने गुण, अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोप देता है। तो ये क्या हो जाएगा, थोपना। देखो आप, थोपना, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रक्षेपण, उपग्रह हम थोप देते हैं, तो प्रक्षेपण आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने गुणों को दूसरों पर थोप देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक किस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। आप सबको इसका आंसर आता होगा। क्या पूछा जा रहा, आत्म केंद्रित, इगोसेंट्रिक होता है बच्चा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट, इगोसेंट्रिक होता है। सच पूछा जाए 2 वर्ष के बाद से और 7 वर्ष के पहले की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा कैसा हो जाता है। और 2 वर्ष तो अगर और भी सही क्लियर करना है इसको, तो कह सकते हो 2 से 4 वर्ष तक का बच्चा कैसा होता, आत्म केंद्रित होता है। और ये 2 से 4 वर्ष का बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में शामिल किया जाता है। जब मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो मानव विकास की अवस्थाओं को जब कभी बांटते हैं तो 7 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें शैशवावस्था का काल सिर्फ 0 से 2 वर्ष ही होता है, और 2 से 12 वर्ष का काल बाल्यावस्था का होता है, जिसमें 2 से 6 वर्ष की अवस्था किसमें शामिल होती है, पूर्व बाल्यावस्था में शामिल होती है, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था में शामिल होती है। इसलिए यहां पर बाल्यावस्था नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो सकता है यहां पर? ऑप्शन ए कह रहा प्रश्नावली, ऑप्शन बी कह रहा साक्षात्कार, ऑप्शन सी कह रहा अवलोकन, ऑप्शन डी कह रहा केस स्टडी। केस स्टडी, व्यक्तित्व के टेस्ट में सारे ये पढ़े होंगे आपने, व्यक्तित्व के परीक्षण। तो यहां पर दिया गया शिक्षण के दौरान की बात की जा रही है और कक्षा कक्ष व्यवहार का अध्ययन करना है बच्चे का, तो केस स्टडी आपका राइट हो जाएगा, राइट। केस स्टडी में क्या होता, बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए बच्चे के साथियों से, बच्चे के करीबी मित्रों से उसके व्यवहार की जानकारी की जाती है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन ए कह रहा आपका नवीन ज्ञान की खोज करना, ऑप्शन बी कह रहा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना, सी ऑप्शन कह रहा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन डी कह रहा उपर्युक्त सभी। आप आंसर करिए। सबसे पहले तो समझिए कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किसने किया, किसने विकास किया क्रियात्मक अनुसंधान का, तो मिस्टर कोरे आएगा, स्टीफन कोरे। कोरे के नाम से भी ये पूछे जाते हैं, स्टीफन कोरे के नाम से पूछे जाएंगे, राइट।
कोरे ने अप्रोक्स 1972 के आसपास, मैं 72 क्लियर नहीं कह रहा हूं लेकिन अप्रोक्स मैंने बोला लगभग 1972 के आसपास एक मॉडल विकसित किया था जिसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, और इसका खास प्रयोग किया जाता था कक्षा कक्ष में उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए। तो जैसे ही कक्षा कक्ष का प्रयोग हो जाए आप इसका आंसर चुन लेंगे। नवीन ज्ञान से यहां कोई मतलब इसका नहीं होगा, राइट, नवीन ज्ञान से नहीं होता है, तो इसका मतलब ए आपका नहीं होगा। बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार, बिल्कुल सही होगा, ये कक्षा प्रणाली में सुधार। बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता, क्रियात्मक अनुसंधान का, और इसका यही उद्देश्य होता कि कक्षा कक्ष में आने वाली समस्याओं का कैसे सुधार किया जा सके, राइट। तो बाकी से गलत हो जाएंगे आपके सी और डी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाए जाने पर पहली बार बल दिया। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाए जाने पर पहली बार किसने बल दिया, यानी शिक्षा को एक राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाने की बात किसने की है। ऑप्शन ए कह रहा है सैडलर आयोग, ऑप्शन बी कह रहा है मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कह रहा है आपका ऑप्शन बी कह रहा है कोठारी आयोग, ऑप्शन सी कह रहा है मुदालियर आयोग, ऑप्शन डी कह रहा है हंटर आयोग। आप आंसर करें। सैडलर, कोठारी, मुदालियर, हंटर। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। कोठारी आयोग ने सबसे पहले कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाए जाने पर, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाए जाने पर बल दिया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या प्रमुख रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अपव्यय एवं अवरोधन किसी ना किसी रूप में आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, किसी ना किसी रूप में। तो अपव्यय अवरोधन से संबंधित जितने क्वेश्चन है उन सब का डिस्कशन करेंगे हम। यहां पूछा जा रहा है कि समस्या प्रमुख रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा माध्यमिक स्तर की शिक्षा से, ऑप्शन बी कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा से, सी कह रहा सभी स्तरों की शिक्षा से, डी कह रहा प्राथमिक शिक्षा के स्तर से। तो डियर स्टूडेंट सवाल में फिर वर्डिंग्स पर आप ध्यान दीजिए। वैसे तो ये सभी स्तर की शिक्षा से संबंधित है, लेकिन यहां पूछा जा रहा प्रमुख रूप से, तो प्रमुख रूप से डी आपका राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित मुख्य रूप से है। अपव्यय अवरोधन आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में समझा चुका हूं अपव्यय अवरोधन क्या होता है। तो जिन बच्चों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उसे जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निषेधात्मक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी रूसो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप रिप्लाई करेंगे। निषेधात्मक शिक्षा के जनक, तो समझते हैं निषेधात्मक शिक्षा क्या है। निषेधात्मक शिक्षा पर्टिकुलर तैयार की गई है कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दीजिए, दंड दिया जाएगा उसको, लेकिन किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रकृति के द्वारा दिया जाएगा, राइट। रीटेक का चांस उसमें नहीं है। अगर बच्चा ठीक होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और नहीं तो ठीक होने का कोई चांस उसको नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो ये किसकी एजुकेशन थी, निषेधात्मक शिक्षा के जनक अगर पूछे जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स रूसो होते हैं। रूसो सबसे बड़े प्रकृतिवादी माने गए हैं और बाल केंद्रित शिक्षा के प्रबल समर्थक भी माने गए, पहले आंदोलनकर्ता। और उनका स्टेटमेंट था प्रकृति की ओर लौटो। तो उनका एक्सप्लेनेशन था कि बच्चे को, व्यक्ति को बिल्कुल भी सिखाओ नहीं, उसको स्वच्छंद फ्री प्रकृति की गोद में छोड़ दो, प्रकृति अपने आप उसे सच्चा ज्ञान देगी, अच्छा ज्ञान देगी। तो इसका मतलब जब प्रकृति सच्चा ज्ञान देगी तो फिर पनिशमेंट बहुत खतरनाक है प्रकृति के, ठीक है। तो वो कौन सी एजुकेशन थी, वो आपकी निषेधात्मक शिक्षा थी। उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, रूसो को माना जाता है। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन ए कह रहा है टॉलमैन, ऑप्शन बी कह रहा है बंडूरा, ऑप्शन सी कह रहा है एबिंगहॉस, ऑप्शन डी कह रहा है थॉर्नडाइक। तो निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग अधिगम में सीखने में सामग्री के रूप में किया है डियर स्टूडेंट्स एबिंगहॉस ने। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में गुरुकुल का कौन सा प्रकार नहीं था? इसका आंसर आपको आना चाहिए। वैदिक काल में गुरुकुल के 4 प्रकार बताए गए हैं। यहां पर पूछा जा रहा कौन सा प्रकार नहीं है। वैदिक एजुकेशन का पूरा लेक्चर अपलोडेड है डीप नॉलेज के साथ। ऑप्शन ए कह रहा वर्तिका, ऑप्शन बी कह रहा घटिका, ऑप्शन सी कह रहा टोल, ऑप्शन डी कह रहा चरण। आप आंसर करेंगे, उम्मीद है सारे बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ए विल बी राइट आंसर, वर्तिका। वर्तिका नाम का कोई गुरुकुल नहीं था। घटिका, टोल, चरण और चतुष्पथी ये 4 थे। घटिका, टोल, चतुष्पथी और चरण, या चरण चतुष्पथी, ये 4 नाम थे गुरुकुलों के प्रकार के। किस एजुकेशन में? वैदिक काल में। तो क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शिक्षा सम्मेलन में खासतौर से शिमला का शिक्षा सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी विलियम हंटर, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आप आंसर करें। चार्ल्स वुड। डियर स्टूडेंट, शिमला में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, राइट? और लॉर्ड कर्जन वही हैं जो भारतीय शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर आए थे 1904 में। तो सच पूछा जाए, शिमला में एक शिक्षा का सम्मेलन आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन ने खुद ही की थी, राइट? वही पूछा जा रहा, भारत में शिक्षा की दशा दिशा कैसे तय की जाए, इससे संबंधित एक आयोजन किया गया था शिमला में। और 15 दिन तक चलने वाला ये आयोजन था, सम्मेलन था, जिसमें देश भर के और बाहर से भी, खासतौर से कह सकते हो अंग्रेज अधिकारियों को भी शामिल किया गया था शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नीतियों को बनाने के लिए, राइट? और इस सम्मेलन के बाद ही आपका रैले कमीशन आया था। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस तथ्य की उपेक्षा की है? उपेक्षा का मतलब नेग्लेक्ट किया है, उपेक्षा की है। ऑप्शन ए वातावरणीय तथ्य की, ऑप्शन बी आनुवंशिकीय तथ्य की, ऑप्शन सी सामाजिक तथ्य की, ऑप्शन डी सांस्कृतिक तथ्य की। वाइगोत्स्की आपने पढ़ा थ्योरी में, लेक्चर है अपलोडेड ऑलरेडी, आप उसे पढ़ लीजिएगा। तो वाइगोत्स्की ने वातावरणीय, आनुवंशिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, बी विल बी राइट, आनुवंशिकीय तथ्य की उपेक्षा की। वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण नहीं माना है उन्होंने अपने सिद्धांत में। सिद्धांत का नाम है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो यहां देख सकते हो आप, सामाजिक सांस्कृतिक तो 2 शब्द आई, और वातावरण भी होगा उससे संबंधित, इसलिए उन्होंने आनुवंशिकता को कम महत्व दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन बी कह रहा इससे विद्यार्थियों में भय एवं तनाव का संचार हो। ऑप्शन सी कह रहा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन डी कह रहा इससे विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसे करेंगे, राइट? बिल्कुल सही, सी विल बी राइट। कैसे कट करेंगे इसको? केवल निगेटिव वर्ड है इसलिए ये गलत हो गया आपका।
इससे विद्यार्थियों में भय तनाव गलत हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड में भय और तनाव का कोई स्थान नहीं है। यह सिर्फ 2005 का स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दी जाए, बिना तनाव के, तनाव मुक्त। और इससे विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, आकलन का उद्देश्य पूर्ण होता है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मिल जाती है, फीडबैक मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अब जीन पियाजे का नाम आपने खूब सुना होगा, तो जीन पियाजे को पूछा जा रहा कि मुख्य रूप से मेन आइडेंटिटी किससे होती है जीन पियाजे की। ऑप्शन ए नैतिक विकास के लिए, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन सी भाषा विकास के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पियाजे की भी थ्योरी अपलोडेड है, आप जाकर समय निकालिए थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर पूरी क्लास पढ़ रहे हैं और कुछ बेचारे केवल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के समय ही मिलते हैं। तो याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेहनत नहीं, हार्ड वर्क चाहिए है, स्मार्ट वर्क, स्मार्टनेस के साथ। तो सारे लेक्चर्स बहुत आसान भाषा में पढ़ाए गए हैं, आप एक दिन समय निकालिए, और एक दिन क्या मैं तो कहता हूं रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और सारे लेक्चर्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका जरूर भला हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो मुख्य रूप से पूछा गया, मेन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, उपयुक्त सभी कभी मत चुनना, ठीक है। सेकेंड वर्क जरूर है इनका नैतिक विकास का, लेकिन प्रमुख रूप से इनकी पहचान किससे जानी जाती है, संज्ञानात्मक विकास, राइट। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के आंदोलन करता है ये, संज्ञान से रिलेटेड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। इमोशन से रिलेटेड है, कह रहे किसी इच्छा आवश्यकता में रुकावट भर पड़ रही है, बस कोई बाधा पड़ रही है, उससे कौन सा सांवेगिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो आप देखेंगे सांवेगिक तनाव की बात करेंगे तो सबसे पहले तनाव तो आया ही है, इस तनाव को ही काट दो आप। सबसे पहले सच्चा पूछा जाए, डी तो होने से रहा, डी नहीं होगा। अब कुंठा, द्वंद और चिंता, ये तीन शब्दों में आपको आंसर चुना जाना। तो देखेंगे बाकी कुछ हो नहीं रहा, इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ रही है, तो डियर फ्रेंड्स सी आपका राइट हो जाएगा, चिंता उत्पन्न हो जाएगी। कुंठा में क्या होता, सच पूछा जाए, कुंठा, द्वंद, ये भी चैप्टर अपलोड है आपका, एक बार पढ़ लीजिएगा आप समय निकालकर, मैं यहां नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका चिंता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, मकतब अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। ऑप्शन ए कुतुब, ऑप्शन बी मक्ता, ऑप्शन सी दरस, ऑप्शन डी पोस्ता। तो जिन बच्चों ने मध्यकालीन शिक्षा पढ़ी होगी वो इसको जानते होंगे, ए विल बी राइट, मकतब। अब समझिए आप, मध्यकालीन एजुकेशन में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र होते थे, एक मदरसा और एक मकतब। मकतब मदरसा, तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था और मदरसा उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। तो यहां पर मकतब पूछा गया, मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना हुआ है, जिसका आशय होता है वो स्थान, वो जगह है जहां पर छात्रों को, बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, जब पूर्व अनुभव किसी नवीन अधिगम में सहायता करने लगता है तो ऑप्शन ए सीखना कहलाता है, ऑप्शन बी अधिगम पठार कहलाता है, ऑप्शन सी नकारात्मक अंतरण कहलाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिगम स्थानांतरण से रिलेटेड ये सवाल है आपका। तो अगर पूछा जाए अधिगम स्थानांतरण, यानी जो आप अनुभव लेते हैं उसको कहीं और, अधिगम स्थानांतरण को सिंपल सा, जो आपने सीखा है उसका कहीं दूसरी जगह प्रयोग। अब प्रयोग में अगर सच पूछा जाए तो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसकी।
अधिगम स्थानांतरण को अगर पढ़ेंगे तो अधिगम स्थानांतरण में सबसे पहला आपका धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, तीसरा कौन सा होता है, शून्य होता है। तो वन टाइप अधिगम स्थानांतरण के 3 कैटेगराइज हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य, जीरो। धनात्मक में क्या होता है कि पूर्व में लिया गया कोई अनुभव नवीन अधिगम में हमारी हेल्प करता, मदद करता, सहायक होता है, समझ लीजिए आप। और निगेटिव में क्या होता, नकारात्मक में क्या होता कि पूर्व में लिया गया अनुभव अधिगम नवीन अधिगम में हेल्प नहीं करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जीरो में ना तो मदद करता है और ना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां पूछा जा रहा है जब पूर्व का अनुभव किसी नवीन अधिगम में सहायक होता है, सहायता करता है, तब कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक। ऑप्शन ए कह रहा सीखना कहलाता, गलत हो गया। बी कह रहा अधिगम पठार कहलाता, गलत हो गया। नकारात्मक अंतरण कह रहा गलत हो गया। डी विल बी राइट, क्योंकि पॉजिटिव दिया नहीं गया, धनात्मक दिया नहीं गया। राइट, आई होप पूरी तरीके से क्लियर हुआ। चलिए, तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 2 के 30 सवाल। उम्मीद है आपको आज के प्रैक्टिस सेट का भी स्टैंडर्ड्स अच्छा लगा होगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपके कितने सही हो रहे क्वेश्चंस, और आप ये भी बताइए कि लेवल को कितना और ऊंचा किया जाए। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे स्कोर के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले दिन अगली लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।